हेलो एवरीवन, सो दिस इज द डिकोडिंग प्रीलिम सीरीज और आज हम लोग 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को डिकोड करेंगे। देखेंगे इसके अंदर कि हिस्ट्री सेक्शन से और कल्चर सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 67 बीपीएससी के अंदर, और हिस्ट्री के अंदर जो अलग अलग सेक्शंस है उनसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एग्जाम के अंदर। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 4 हमें देखने को मिलते हैं। मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो मेडिवल हिस्ट्री से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 हमें देखने को मिलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इस बार हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं 25। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है मॉडर्न हिस्ट्री से इस पेपर में पूछे गए हैं। बिहार हिस्ट्री की बात करेंगे तो स्पेसिफिकली बिहार हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, और इस तरह टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो है 35। तो 35 क्वेश्चंस को यहाँ पर पूछा गया है इस एग्जाम के अंदर। अब अगर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, तो 67 बीपीएससी में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास वो इस तरह है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्परर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड सर थॉमस रो केम टू इंडिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये मेडिवल हिस्ट्री से पूछा गया है, और इसमें पूछा गया है कि सर थॉमस रो जो है, जो इंग्लिश एम्बेसडर हुआ करते थे, वो कौन से मुगल एम्परर के कोर्ट में आए थे और कौन से मुगल एम्परर के कोर्ट को उन्होंने विजिट किया था। तो इसके अंदर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। तो ऑप्शन सी जहांगीर वुड बी दी करेक्ट आंसर। जहांगीर के कोर्ट को उन्होंने विजिट किया था, और 1615 1616 में वो इंडिया आते हैं और जहांगीर के कोर्ट को विजिट करते हैं। सबसे पहली मुलाकात उनकी जहांगीर से अजमेर में हुई थी। इसके अलावा थॉमस रो जो है वो कैप्टन हॉकिंस के साथ भी इंडिया में आए थे, लेकिन इंडिविजुअली 1615 1616 में जहांगीर की कोर्ट को उन्होंने विजिट किया। सबसे पहले अजमेर में मुलाकात हुई थी जहांगीर के साथ, उसके बाद लगभग 3 साढ़े 3 साल तक वो मुगल कोर्ट में ही रहते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है थॉमस रो के बारे में। तो जहांगीर के टाइम पर वो मुगल कोर्ट को उन्होंने विजिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी मुगल पीरियड से जुड़ा हुआ है, मेडिवल हिस्ट्री से पूछा गया है, और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है आयन अकबरी वॉज कंपोज्ड बाय और रिटेन बाय। आयन अकबरी किसने लिखी है? तो आयन अकबरी की अगर बात करेंगे तो आयन अकबरी के बारे में हमको पता है कि अकबरनामा के 3 वॉल्यूम हमें देखने को मिलते हैं, और जो तीसरा सेक्शन है अकबरनामा का उसको कहा जाता है आयन अकबरी। तो तीसरा सेक्शन है आयन अकबरी उसका, जिसको फिर से 5 सेक्शन में बांटा गया है और हर सेक्शन को मंजिल कहा जाता है। तो आयन अकबरी को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, 5 मंजिल में डिवाइड किया गया है, और इसको लिखा है अबुल फजल। तो अबुल फजल ने इसको कंपोज किया है, अबुल फजल इसके कंपोजर हैं, उन्होंने इसको लिखा है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। टोटल अकबरनामा को लिखने में जो समय लगा है वो है 7 साल। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अकबरनामा को लिखने में कितना समय लगा है, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रोटवारी सिस्टम से, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, और रोटवारी सिस्टम के बारे में पूछा है कि रोटवारी सिस्टम को कहां पर इंप्लीमेंट किया गया था। तो वैसे तो रोटवारी सिस्टम को गुजरात, मद्रास, बॉम्बे ये तीनों ही जगह पर इंप्लीमेंट किया जाता है अलग अलग समय पर, लेकिन जो सबसे पहली जगह है जहां पर सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था रोटवारी सेटलमेंट को, वो है मद्रास। तो सबसे पहले मद्रास में रोटवारी सेटलमेंट का इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलता है। 1820 में थॉमस मुनरो ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। बाद में एल्फिंस्टोन इसको डेक्कन रीजन यानी कि बॉम्बे और गुजरात में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी मद्रास, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मद्रास। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और 1857 का जो रिवॉल्ट है उससे जुड़ा हुआ, उसके नेचर से जुड़ा हुआ है। तो 1857 का जो रिवॉल्ट है उसके नेचर को लेके अलग अलग हाइपोथेसिस हमें देखने को मिलते हैं। एक हाइपोथेसिस है कि कुछ लोगों ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है, और इसके अंदर जो सबसे पहला नाम हमें देखने को मिलता है वो है विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने 1909 में एक बुक पब्लिश की है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उस बुक के अंदर उन्होंने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताया है, और इसको लड़ाई बताया है स्वराज और स्वधर्म के लिए। तो वीडी सावरकर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में नहीं पूछे जाते हैं। तो द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहली वीमेन प्रेसिडेंट कौन है? तो हम सबको पता है कि बी एनी बसंत जो है इसकी फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट है। 1917 में उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। और जो पहली इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट है उनका नाम है सरोजनी नायडू। 1925 में उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कांग्रेस प्रेसिडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक जर्नल के साथ जुड़ा हुआ है कि ये जो जर्नल है वो किसका है। तो जर्नल का नाम है बहिष्कृत भारत। तो कई बार हमने डिस्कस किया है कि बहिष्कृत भारत जो है वो डॉक्टर अंबेडकर का जर्नल हुआ करता था और डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में इसको पब्लिश किया है। और उससे पहले उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टेब्लिश किया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1924 में। और अपने व्यूज को प्रपाउंड करने के लिए, अपने व्यूज को प्रोपोगेट करने के लिए वो इस जर्नल को पब्लिश करते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ जो एक्टिविटीज हैं, वो आपको याद रखनी है, क्या क्या एक्टिविटीज उनके साथ जुड़ी हुई हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक से ये क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का फाउंडेशन किसने किया है, हु इज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में नहीं पूछे जाने चाहिए लेकिन पूछा गया है यहाँ पर। तो सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर हो जाएगा। और 1939 में कांग्रेस के अंदर रहकर ही सुभाष चंद्र बोस ने इसको स्टेब्लिश किया है, जब वो रिजाइन कर देते हैं प्रेसिडेंटशिप से। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, दैट हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट। तो सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाता है, जिसमें जो जवाहरलाल नेहरू है वो प्रीमियर हुआ करते थे, वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे इसके। और इसके अलावा इसमें फाइनेंस मिनिस्टर की बात करेंगे तो ये पोस्ट जो है वो मुस्लिम लीग को दिया गया था, और मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली खान जो है इसको यहाँ पर हेड कर रहे थे। तो फाइनेंस मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो लियाकत अली खान के पास हुआ करता था, मुस्लिम लीग के बड़े ही इंपॉर्टेंट मेंबर हुआ करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ये संथाल रिबेलियन से हमें क्वेश्चन पूछा गया है, हु टुक द लीड ऑफ द संथाल रिबेलियन ऑफ 1855 एडी। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और संथाल रिबेलियन की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है सिद्धू और कान्हू, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे। तो मुर्मू ब्रदर्स की तरफ से यहाँ पर लीडरशिप प्रोवाइड किया जाता है संथाल कम्युनिटी को, संथाल रिबेलियन के अंदर, जिसमें सिद्धू कान्हू प्रोमिनेंट लीडर थे। इसके अलावा उनके भाई चांद और भैरव भी यहाँ पर लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गांधी जी से। गांधी जी से क्वेश्चन पूछा गया है और गांधी जी के बारे में कहा गया है, हु इनवाइटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण। चंपारण में गांधी जी को किसने इनवाइट किया था। तो द करेक्ट ऑप्शन इज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला 1916 के बाद ही गांधी जी के पीछे पड़ गए थे और 1917 में उनको यहाँ पर चंपारण लेके आते हैं। वो चंपारण में गांधी जी फिर इंडिगो रिवोल्ट को यहाँ पर लीड करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि बोध गया के अंदर किसको एनलाइटनमेंट मिला था। वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो गौतम बुद्ध को यहाँ पर एनलाइटनमेंट मिला था बोध गया में। ये यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हु एस्टैब्लिश्ड द ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना। तो पटना के अंदर अनुशीलन समिति जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया है। ये क्वेश्चन इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो 1913 में अनुसंधान समिति का एक ब्रांच पटना में खोला जाता है और जिसको फाउंड किया था, जिसको स्टैब्लिश किया था सचिन नाथ सान्याल ने। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो अनुसंधान समिति मेजर रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है बंगाल का, जिसके अलग अलग ब्रांचेस हमें देखने को मिलते हैं, कलकत्ता में, उसी तरह ढाका में और उसी तरह पटना में। तो अलग अलग जगहों पर उसके ब्रांचेस जो है वो खोले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज द फाउंडर ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी किसने फॉर्म किया था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का ये फॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, जिसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में हमें देखने को मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कुशान प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, इस तरह के लोगों ने इसको स्टेब्लिश किया था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी वॉज स्टेब्लिश इन जुलाई 1931 बाय गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा, रामानंद मिश्रा एटसेट्रा। इन लोगों ने इसको यहाँ पर स्टेब्लिश किया था। बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह के टोम से, मेडिवल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है कि शेरशाह का टोम जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। शेरशाह सूरी का टोम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो शेरशाह सूरी का टोम सासाराम में लोकेटेड हमें देखने को मिलता है। सासाराम में ये लोकेटेड है और एक आर्टिफिशियल लेक के बीच में इस टोम को बनाया गया है। वहां से रास्ता जाता है और वहां से इस टोम को विजिट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए, सासाराम। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 15 देखने को मिलता है कि इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट्स जो है वो गुजरात में लोकेटेड है। तो गुजरात की बात करेंगे तो लोथल जो है वो गुजरात में लोकेटेड है। बाकी दाबरकोट आपका पाकिस्तान में है, कालीमंगन आपका
राजस्थान में है और राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। तो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। लोथल जो है वो गुजरात में लोकेटेड है, भोगावो रिवर के बैंक पर ये लोकेटेड हमें देखने को मिलता है और एक इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन हुआ करता था ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन जो है ये भी मेडिवल हिस्ट्री से पूछा गया है और इसमें चोला डायनेस्टी के फाउंडर का नाम पूछा गया है। हु इज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? तो फाउंडर की बात करेंगे तो विजयाला चोला इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। आदित्य वन या आदित्य चोला के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पल्लव रूलर अपराजित वन को हरा के चोला रूल को यहाँ पर स्टेब्लिश किया था। पल्लव रूलर को हरा के चोला इंडिपेंडेंट रूल स्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट है हमारे पास करिकल। करिकल जो है वो संगम पीरियड के चोला रूलर हुआ करते थे। उनका ये 9th सेंचुरी के बाद के जो चोला रूलर्स है उनके साथ लेना देना नहीं है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? तो बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट का नाम क्या हुआ करता था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट? तो महाकश्यप इज द ऑप्शन। तो बी महाकश्यप ने इसको प्रिसाइड किया था और ये बुद्धिस्ट काउंसिल गौतम बुद्धा की डेथ के जस्ट बाद इसको कन्वीन किया गया था 483 बीसी में। अजात शत्रु मगध के जो रूलर हैं, अजात शत्रु वो उसके पैटर्न रूलर हुआ करते थे। और अगर वेन्यू की बात करेंगे तो सप्तपर्णी केव राजगृह में इसको कन्वीन किया गया था। जिसका आउटकम हमें ये निकल के आया था कि सुत पितक और विनय पितक, सुत और विनय पितक का कंपोजिशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। नेक्स्ट है हमारे पास एक बुक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, किरत अर्जुनियम। एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। किरत अर्जुनियम बुक जो है वो किसने लिखी है? तो पल्लव कोर्ट के अंदर एक संस्कृत के स्कॉलर हुआ करते थे जिनका नाम था भैरवी, उन्होंने इसको लिखा है। तो भैरवी ने इसको कंपोज किया है किरत अर्जुनियम नाम से इस बुक को। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, भैरवी हो जाएगा यहाँ पे। और इस बुक के अंदर जो स्टोरी हमें देखने को मिलती है, तो महाभारत में आपने एक सीन देखा होगा कि जो भगवान शिव हैं वो एक किरत यानी कि एक आदि मानव का या एक जंगली व्यक्ति का या जो जंगल में रहता है व्यक्ति उसका रूप लेते हैं और एक तरफ अर्जुन था। और इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है जिसमें भगवान शिव जो है इसका अर्जुन का धनुष तोड़ देते हैं। उसके बाद अर्जुन जो है वो देवलोक जाते हैं और वहां से दिव्यास्त्र प्राप्त करते हैं। तो इस सीन के ऊपर, इस इवेंट के ऊपर उन्होंने एक पोयम लिखी है किरत अर्जुनियम, और ये पोयम हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। भैरवी ने लिखा है इसको संस्कृत भाषा में। पल्लव कोर्ट में काम किया करते थे भैरवी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। तो कुतुब मीनार के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है, दी कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय। तो कुतुब मीनार की शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसके बाद इल्तुतमिश उसको कंप्लीट करवाते हैं और फिरोज तुगलक के समय पर ये कुतुब मीनार जो है टूट जाता है। फिरोज तुगलक उसको रिपेयर करवाते हैं और बाद में इसके अंदर एक मीनार भी जोड़ते हैं, एक और मीनार या एक और फ्लोर इसके ऊपर जोड़ा जाता है। तो नया ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, हु कंप्लीटेड कुतुब मीनार? तो इल्तुतमिश, ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन पूछा गया है और विजयनगर की अगर बात करेंगे तो विजयनगर के फाउंडर का नाम पूछा गया है। तो हरिहर और भुक्का का जो संगम डायनेस्टी से आते थे, उन्होंने इसको स्टेब्लिश किया था 1336 में मोहम्मद तुगलक के समय। मोहम्मद तुगलक के समय हमें यहाँ पर रिबेलियन देखने को मिलते हैं जिसका फायदा उठा के हरिहर और भुक्का यहाँ पर इंडिपेंडेंट विजयनगर किंगडम का स्टेब्लिशमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री से है। इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर का नाम यहाँ पर पूछा गया है। वेरी बेसिक क्वेश्चन। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी फाउंडर हैं इसके। आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया है। और इससे पहले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो है वो सिविल सर्विसेज में काम किया करते थे, लेकिन बाद में 1875 में उनको रिजाइन करना पड़ता है, जिसके कारण वो फुल फ्लैश पॉलिटिकल जो अपनी एक्टिविटी है उनको शुरू करते हैं। तो 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा जो है उसको स्टेब्लिश किया था आनंद मोहन बोस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, मॉडर्न हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है कि इन विच कंट्री वाज द हॉनोरिफिक टाइटल नेताजी अप्लाइड टू द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस? पहली बार सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कौन सी कंट्री में बुलाया गया था? तो जर्मनी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब नेताजी जर्मनी जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जाते हैं, तो वहां के जो आजाद हिंद फोर्स के लोग हैं उन्होंने उनको नेताजी कहा था। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे तो चिटागोंग आर्मरी रेड से पूछा गया है ये क्वेश्चन कि चिटागोंग आर्मरी रेड जो है वो किसने लीड किया था, किसके साथ रिलेटेड है इनके इनमें से? तो रास बिहारी बोस के साथ वो रिलेटेड नहीं है, चंद्रशेखर आजाद के साथ वो रिलेटेड नहीं है, उसी तरह बटुकेश्वर दत्त के साथ वो रिलेटेड नहीं है, और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सूर्य सेन।
तो सूर्य सेन के साथ उनका रिलेशन हमें देखने को मिलता है। 1930 में चिटागोंग आर्मरी रेड जो है उसको लॉन्च किया गया था, और फाइनली ये जो रेवोल्यूशन है उसको 1933 में सप्रेस किया जाता है। सूर्य सेन, जिनको मास्टर दा भी कहा जाता था, बंगाल के रेवोल्यूशनरी, वो इसको लीड करते हैं। So this is all about चिटागोंग आर्मरी रेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है। आनंद मठ के बारे में क्वेश्चन है। इन आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी विच रिवॉल्ट इज मेंशन। तो आनंद मठ के अंदर किस रिवॉल्ट को मेंशन किया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस रिवॉल्ट को मेंशन किया है? तो सन्यासी रिवॉल्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो कई बार हमने डिस्कस किया है कि सन्यासी रिवॉल्ट को उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, और आनंद मठ का पब्लिकेशन 1882 में होता है, और इसी नोवेल से जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको लिया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें मॉडर्न हिस्ट्री से ही देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें पूछा गया है कि ये जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज में से सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी हुई थी? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट? तो क्विट इंडिया रेवोल्यूशन रेजोल्यूशन पूछा गया है, अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन, अराइवल ऑफ लॉर्ड वेबल, अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन। तो अगर इनमें से सबसे पहले बात करेंगे तो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन सबसे पहले आया था 22 मार्च 1942 में। उसके बाद क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 8 अगस्त 1942 को पास किया जाता है। लॉर्ड वेबल वाइसरॉय बन के आते हैं इंडिया के 1943 में, और कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946 को इंडिया में आता है। तो इस तरह से हम लोग इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी हर बार पूछे जा रहे हैं कि अलग अलग एक्टिविटीज थे, तो डेट्स वगैरह आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो चीजें हैं वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 से देखने को मिलती है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन हुआ करता था लाहौर सेशन के अंदर, किसने प्रिसाइड किया था इसको, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन की बात करेंगे तो 1939 में उसको प्रिसाइड किया गया था, और जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रेसिडेंट थे इसके। इससे पहले उनके फादर मोतीलाल नेहरू 1928 का जो सेशन है उसको उन्होंने प्रिसाइड किया है, और जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रिसाइड किया है, और पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर पास किया जाता है। पूर्ण स्वराज का नारा जो है वो यहाँ पर दिया जाता है, और यहाँ पर कांग्रेस का जो गोल है वो स्वराज से चेंज होके पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस बन जाता है। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज जो है वो यहाँ पर कांग्रेस का गोल हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाहौर सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, और चंपारण सत्याग्रह से ये क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है इसको ये जो इवेंट है ये हमें देखने को मिलता है, और उसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पर्सनैलिटी जो है वो चंपारण सत्याग्रह के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो जेबी कृपलानी की बात करेंगे तो उन्होंने तो पार्टिसिपेट किया था चंपारण सत्याग्रह में। राजकुमार शुक्ला की बात करेंगे तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, वो तो गांधी जी को बुला के लेके आए थे। राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन राम मनोहर लोहिया जो है इनको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर। राम मनोहर लोहिया का जन्म जो है 1910 में होता है, और इस समय उनकी उम्र लगभग 7-8 साल ही रहा करती थी, तो उनका एसोसिएशन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, विच वन ऑफ द लीडर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 कुंवर सिंह वाज रिलेटेड टू विच प्लेस? तो कुंवर सिंह इनमें से कौन सी जगहों से ताल्लुक रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो बी जगदीशपुर, आरा डिस्ट्रिक्ट जो आरा और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बी जगदीशपुर यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग एस्केप्ड हजारीबाग जेल? तो इनमें से किसने हजारीबाग जेल से तोड़ के भाग गए थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से भाग गए थे दिवाली के समय, और करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। बाद में नेपाल जाके वो आजाद दस्ता एस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1922? वेरी बेसिक क्वेश्चन, चित्तरंजन दास, सीआर दास ने इसको प्रेसाइड किया था। बाद में वो रिजाइन करते हैं और स्वराज पार्टी नाम से मोतीलाल नेहरू के साथ एक पार्टी बनाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 31 है कि राजेंद्र प्रसाद, व्हाट पोर्टफोलियो राजेंद्र प्रसाद हेल्ड इन द इंटरिम गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन 1946? तो राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा पोर्टफोलियो हुआ करता था इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान?
तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, फूड एंड एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो उनके पास हुआ करता था सितंबर 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गदर पार्टी से है। गदर पार्टी को कब स्टेब्लिश किया गया था, कहां पर स्टेब्लिश किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जो शहर है वहां पर इसको स्टेब्लिश किया गया था 1913 में। तो गदर पार्टी को 1913 में सैन फ्रांसिस्को इंडिया में स्टेब्लिश किया जाता है, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु स्टैब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। तो 1905 सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्टेब्लिश किया है? तो द करेक्ट ऑप्शन इज गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्टेब्लिश करते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव हुआ करता था कि एक ऐसे यूथ के एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट करना जिनके लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव हमारी कंट्री का वेलफेयर हो, नेशनल कॉज जो है सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव हो, तो इसलिए इसको स्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। हु हैज रिटन दी बुक अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया नाम से किसने बुक किताब लिखी है? तो लाला लाजपत राय जो है 1928 के अंदर इस किताब को लिखते हैं अनहैप्पी इंडिया। तो सी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हु पार्टिसिपेटेड इन दी ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया था? तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को में पार्टिसिपेट किया है। पहले हैं डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे हैं तेज बहादुर सप्रू। दूसरी पर्सनैलिटी है हमारे पास तेज बहादुर सप्रू, और ये दोनों लोगों ने मिलकर तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है। सो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ दिस वेरी पेपर। टोटल 35 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, और क्वेश्चंस के लेवल की बात करेंगे, बड़ा ही बेसिक लेवल है। अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी करके जाते हैं तो बड़ी आसानी से 35 के 35 क्वेश्चन जो है उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और 30 प्लस मार्क्स तो बड़ी आसानी से लेके आ सकते हैं इस एग्जाम के अंदर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।